हाँ बताइए। ये सूरज है और सूरज के चारों ओर हम लोग पृथ्वी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। सूरज है और सूरज के चारों ओर पृथ्वी को डिनोट कर रहे हैं। सूरज से इसका लेंथ कम दिख रहा है कि नहीं। इसके तुलना में ये भी अर्थ है, मतलब वो रोटेशन कर रहा है किसको। सूरज का रोटेशन करता है ना हम लोग का पृथ्वी। अरे करता है कि नहीं करता है, या हम लोग घूमते हैं। तो हाँ, तो ये थोड़ा सामने नजदीक दिख रहा है। तो 8 जनवरी को सूरज पृथ्वी से सबसे करीब रहते हैं। सूर्य पृथ्वी मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब कब रहते हैं? 8 जनवरी को। 91.5 मिलियन मिलियन माइल्स। कितना? 91.5। लेकिन अगर सामने रहता तो हम लोग को टेम्परेचर ज्यादा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? दो गर्मी लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस टाइम सूरज नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। क्योंकि सूरज उस टाइम दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, इसलिए हम लोग को ठंडा रियलाइज होता है। नहीं तो पृथ्वी के सबसे करीब हम लोग उसी दिन रहते, कब? 8 जनवरी में। सबसे दूर हम लोग कब रहते हैं? 4 जुलाई। जो सबसे सामने रहते हैं उसको एक शब्दावली है, उसको उपसेर कहा जाता है। उपसेर, उप का मतलब होता है सामने। इंग्लिश में देखिएगा तो और अच्छा रहेगा। पेरी हेलियन नहीं, क्या बोलते हैं? पेरी हेलियन। आज क्लास पूरा लंबा चलेगा, ठीक है ना। जब तक खत्म नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। और इसको अप्सर कहते हैं। जो दूर में है वो अप्सर, और जो सामने है वो उपसर। उपसर पेरिहेलियन, और ये होगा एफेलियन। APHELION। अफसोस करना, अफसोस कब करते हैं? जब हम लोग दूर में रहते हैं कि नहीं। तो इसलिए अफसर और उपसर, जो हम लोग जब सामने रहते हैं। इसका होगा 94 पॉइंट समथिंग मिलियन माइल्स। ठीक, इतना समझ में आया? 20-21 मार्च के आसपास। हाँ, 21 मार्च। और यहाँ पे क्या होगा उसके साथ इधर? सितंबर में या अक्टूबर? सितंबर। 22-23। 22-23 सितंबर। ये दोनों इक्विनोक्स है। 20-21 मार्च में कोई एक डेट होता है, और इधर 22-23 में कोई एक होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर बोल रहे थे, कोई नहीं। इक्यूएनओएक्स, इक्विनोक्स मतलब डेज इक्वल टू नाइट, मतलब दिन और रात 2 दिन बराबर रहेगा। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। हुआ? अरे हाँ कि ना। चलिए इधर आइए। मार्च अप्रैल मई। 22 जून।
सबसे बड़ा डेज, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, गोलार्ध मतलब समझ में आता है ना। अगर ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश है तो इसको गोलार्ध बोला जाता है। इसके ऊपर मतलब पूरा को गोलार्ध बोला जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध कौन सा होगा? 0 डिग्री के ऊपर, तो उसको नॉर्थ। गोला का अर्थ, गोला का आधा अर्थ, तो ये जो उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला होगा दक्षिणी गोलार्ध। गोला का अर्थ पूरा गोला है, उसका अर्थ, और कौन सा? दक्षिणी वाला, तो ये दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा का होगा? ये नॉर्थ गोलार्ध का। कब? 22 जून को और 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध होता है। और 21 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और अगर 22 जून को सबसे बड़ा दिन अगर हो रहा है हम लोग के कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, तो टोटल हम लोग 24 घंटा ही मिलता है ना। तो क्या अगर 22 जून को सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो 22 जून को सबसे छोटा रात भी होगा? होगा कि नहीं होगा? और अगर 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटा रात भी कौन सा होगा? 21 दिसंबर को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि नहीं? हाँ। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर पर्वत की ओर जाते हैं तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। और टेम्परेचर भी हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी हम लोग को ठंडा लगने लगता है। तो अगर आप एरोप्लेन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ ठंडा लगता है, या फिर आप हिमालय के भी चोटी तक जाइए या कोई भी ऊंचा चोटी में जाइए वहाँ ठंडा लगता है। तो 165 मीटर अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर में कमी आएगी। 165 सेंटीमीटर अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी कमी आएगी। ठीक। समझ में आया? क्या हुआ जनक? जी सर बोलिए। स्क्रीन शॉट एक ले लीजिएगा। और इसको बार बार देखते रहना, मिटा देना। दिन और रात बराबर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 जून, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 दिसंबर। दिन को ही याद रखिए, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो रात भी हो जाएगा। ठीक। सबसे करीब जो सूर्य रहता है 8 जनवरी को, उसको उपसर कहा जाता है। ऑफशोर जो सबसे दूर में रहता है। सेम चीज, अगर चंद्रमा अगर सामने रहेगा पृथ्वी के, अगर मान के चलिए अर्थ मानते हैं हम लोग और इसको हम लोग मून मानते हैं, चंद्रमा, तो जो सामने होगा उसको हम लोग बोलेंगे उपभू। क्या बोलेंगे उसको? उपभू। और जो दूर में रहेगा, जब सूर्य मतलब जब पृथ्वी चांद से दूर रहेंगे तो उसको अपभू कहते हैं। मतलब उप का मतलब सामने, आप का मतलब दूर। ठीक ना? समझ में आ रहा है?
कहीं कुछ डाउट? चक्रवात कैसे आता है? उत्तर दक्षिण मतलब किस डायरेक्शन में घूमता है? ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री का अक्षांश के ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ। और नीचे जाएगा तो साउथ। जब 0 डिग्री के मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर, जैसे भारत वाला एरिया में बनता है कहीं, ये भारत है तो भारत हम लोग के यहाँ 8 डिग्री से शुरू होता है कि नहीं होता है? यहाँ लगभग हम लोग का 23.5 डिग्री रहता है नॉर्थ में। तो जब भी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का निर्माण होता है तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात जो होगा हम लोग का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझे? क्या बात है, बोर हो गया? एंटी क्लॉकवाइज ही है ना? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा फिर? क्लॉकवाइज। और यही कारण है कि अरब सागर में जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? ये इधर मारेगा। तो इसलिए जब अरब सागर से कोई चक्रवात उठता है तो भारत में कम ही चांस होता है उसके कारण बारिश हो। लेकिन बंगाल की खाड़ी में अगर चक्रवात उठता है तो ज्यादातर चांस है कि भारत में उसका प्रभाव देखने को पड़ेगा, क्योंकि जैसे ऐसे होके घूमेगा तो इधर ही मारेगा एंटी क्लॉकवाइज होके। समझ में आया? बहुत रेयर होता है। मान के चलिए कि इस एरिया में घूमा तो वो तो घूमेगा इस टाइप से ही ना। तो कभी कभी हो सकता करे, नहीं तो धीरे धीरे इधर ही चलेगा। तो इसलिए अरब सागर में जरूरी नहीं कि हर एक चक्रवात यहाँ प्रभाव डाले, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जितना भी चक्रवात आए अपने रेडियस में आएगा तो उसको जरूर टच करेगा भारत को। चक्रवात हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जब डिफरेंस होता है तो चक्रवात आता है। और इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें फिर टाइम लगेगा, उतना जरूरी अभी है नहीं। सिंपल से फंडा है, जब आप गर्मी के सीजन में आप मैदान में रहते हैं तो कहीं कहीं इस टाइप से विरुल आप लोग देखे होंगे। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे लो टेम्परेचर आ जाता है, मतलब लो प्रेशर हो जाता है तुरंत। यहाँ लो प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा तो वायु ऊपर की ओर जाता है। तो जब यहाँ लो प्रेशर होगा तो आमने सामने जो है वो प्रेशर यहाँ आके भरने की कोशिश करेगा। हमेशा प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। तो इस केस में हम लोग का मैदानी हो या समुद्री सतह, जब समुद्री सतह में होगा तो वहां पानी उठता है इसी प्रोसेस से। वहां बोला जाता है ना, अगर इस टाइप से बिरुल उठता है तो वहां बच्चों को नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उसको उठाने का चांस रहता है। समझ में आया? और बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि ऐसी स्थिति में होता है तो यहाँ पे पानी डाल देता है, तो क्या होगा? वहां पे फिर भारी हो जाएगा, बारिश से फिर वो उठ नहीं पाता है। देखे हैं ना आप लोग? क्या जनक, आप तो कुछ और ही डालते होंगे। थूकते भी हैं बहुत सारे बच्चे वहां पे। नहीं थूकते हैं आप लोग? आप लोग नहीं देखे हैं क्या ये सब? थूके भी नहीं है? नहीं थूकते आप लोग? आप लोग बहुत शरीफ इंसान है तब। समझ में आ गया ना? ये क्या होगा? चक्रवात
जब लो प्रेशर केंद्र बनता है तो उसके सामने से हाई प्रेशर आके उसको भरने का कोशिश किया जाता है। इस स्थिति में चक्रवात का निर्माण होता है। तो डेफिनेशन अगर पूछा जाए कि चक्रवात क्या है या कैसे निर्माण होता है, लो प्रेशर वायु दाब के कारण क्या होगा, लो प्रेशर रहेगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सामने से जो हाई प्रेशर है वो फिर आते हैं। ठीक, तो इससे चक्रवात का निर्माण होता है। अब ये चक्रवात को इतना हम लोग को जानना, ये थोड़ा एकदम कॉन्सेप्चुअली आ गया। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये अगर पूछेगा तो उसको बोला जाता है कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा, थोड़ा डिफिकल्ट किया। अब इसका नाम कहाँ क्या कहा जाता है उसको जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए, कैरेबियन सागर। कौन सा सागर? कैरेबियन सागर में क्या कहा जाता है इसको? कैरेबियन सागर में हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन। आगे आइए फिर, चीन सागर में टाइफून। चीन सागर में टाइफून कहा जाता है। चीन सागर में। हिंद महासागर में चक्रवात। हिंद महासागर में चक्रवात, जो हम लोग टॉपिक का नाम भी वही है। ऑस्ट्रेलिया में वैली। वैली। तो ये चार इंपॉर्टेंट है। हुआ? हाँ। और जो भी चक्रवात होता है ना, ये 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ के बीच में ही होगा। मतलब 0 से 5 डिग्री में, नॉर्थ हो या साउथ, मतलब अगर ये 0 डिग्री है तो 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री साउथ, इस एरिया में चक्रवात नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ कोरियोलिसिस फोर्स शून्य होता है। कोरियोलिसिस फोर्स शून्य होने के कारण चक्रवात नहीं उठ पाता है यहाँ पे। ठीक ना? कोरियोलिस फोर्स क्या है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कभी। चलिए हेडिंग लिखिए, मिटा देना। हुआ? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हेडिंग है। ये चक्रवात का आंख माना जाता है, और ये चक्रवात के आंख का क्या, दीवार, इसको इसको, और ये आंख। आंख में वर्षा बारिश नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है। ठीक, और इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। आंख के जो चक्रवात जो मेन है उसको आंख बोला जाता है, और उसमें बारिश नहीं होता है। ठीक, और बारिश नहीं होता है तो इसको अगर जियोग्राफी के टर्म में बोला जाए तो ये प्रति चक्रवर्तीय दशाएं का निर्माण होता है इसमें। किसमें? आंख में। और आंख के दीवार पर चक्रवातीय दशा का निर्माण होता है, इसमें वहां सर्वाधिक बारिश होती है। तो दो ही पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है।
जैसे ज्वालामुखी, सॉरी, चक्रवात जैसे होता है तो क्या नीचे से ही ऊपर उठता है ना, ऐसे करके ऊपर उठता है ना पानी। हाँ, तो जो मेन पॉइंट जो होता है, ये वाला आंख, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है। मतलब जैसे ऊपर उठेगा तो उसका मेन जो है वहां पे बारिश नहीं हो पाता है। वहां पे प्रति चक्रवाती दशा है, जैसे नीचे से उठ रहा है तो ये वाला जो मेन एरिया जो छोटा सा एकदम नीचे वाला है जहां से, तो वहां पे बारिश नहीं हो पाता है। समझे? तो इसलिए बोल रहा है कि जो आंख है उसको आंख बोला जाता है जियोग्राफी के लैंग्वेज में, जो ये चक्रवात का। तो चक्रवात के आंख में बारिश नहीं होता है। और आंख का जस्ट ये अगर पहला राउंड है तो उसके बाद जो सेकेंड राउंड होगा उस सेकेंड राउंड को बोला जाता है दीवार। किसकी दीवार? आंख की। तो सेकेंड वाला जो है उसमें बारिश सर्वाधिक होती है चक्रवात की। और जो मेन पहला राउंड है तो ये आंख, उसमें बारिश नहीं होती है। समझ में आया? इसके बाद क्या क्या टॉपिक इंपोर्टेंट है? चक्रवात का जो नामकरण, अभी जो अलग अलग नामकरण हो रहा है ना, ये 1953 से नामकरण शुरू हुआ है। लिख लीजिए, चक्रवात का नामकरण 1953 से शुरुआत हुआ है। जो अभी जैसे अभी नाम अलग अलग आ रहा है, अभी जो रिसेंट में आया था नाम क्या था? हाँ, माथा। तो ये 1953 से शुरू हुआ है नामकरण। और 1979 से महिलाओं का नाम इसमें शामिल किया गया। एक मिनट, 1979 के पहले तक ओनली फीमेल नाम ही रहता था। कब? 1979 से पहले तक। लेकिन 1979 के बाद इसमें दूसरा नाम भी आना शुरू हो गया। नहीं तो शुरुआत में किसके नाम होते थे? पहले महिलाओं की ही नाम रखी जाती थी। लिख लिया ना? अच्छा, चीन सागर में जो टाइफून है ना, वो उसमें चीन, वियतनाम, सॉरी, चीन, जापान और फिलिस्तीन, चीन, जापान और फिलिस्तीन, ये तीनों राज्य उसमें आप लिख सकते हैं। जो कैरिबियन सागर लिखे हैं आप, सॉरी, जो आप चीन सागर लिखे हैं, चीन सागर में टाइफून लिखे हैं ना, तो उसमें चीन के बारे में भी लिख सकते हैं, जापान और फिलिस्तीन। तो जापान में भी टाइफून ही कहा जाएगा और फिलिस्तीन में भी टाइफून ही कहा जाता है। ठीक। चक्रवात में हम लोग क्या देखे? एंटी क्लॉकवाइज होता है। किसमें? चक्रवात में। किस, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, गोलार्ध में। लेकिन अगर जब प्रति चक्रवात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रति चक्रवात मतलब चक्रवात का उल्टा, तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा हम लोग का? क्लॉकवाइज। ये देखना कि क्या बोल रहा है। अगर प्रति चक्रवात होगा तो क्लॉकवाइज, और ओनली चक्रवात होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसका जस्ट उल्टा। तो हम लोग को प्रति चक्रवात में याद करके कंफ्यूजन नहीं होना है। हम लोग ज्यादा क्या चक्रवात ही सुनते हैं ना, तो चक्रवात सुनते हैं तो चक्रवात को बस एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। प्रति चक्रवात जस्ट उसका उल्टा होगा। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ क्लॉकवाइज होगा। तो आप लोग को बस उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात वाला याद रखना है, ये अपने आप उसमें से हो जाएगा। प्रति चक्रवात में बारिश नहीं होता है,
वो ऊपर से हवाएं आती है। प्रति चक्रवात में हम लोग का नीचे से हवा ऊपर जा रहा है ना, और प्रति चक्रवात में हम लोग का ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे कि यहाँ बताए, ये क्या है, आंख है ज्वालामुखी, क्या है, चक्रवात का सेकेंड राउंड होगा तो वहां प्रति चक्रवातीय दशा हो रहा है। तो यहां से ऊपर वाला में क्या है कि जैसे हम हवा जाएगा तो कुछ नीचे भी तो आएगा ना, तो वही प्रति चक्रवातीय दशा होने के कारण आंख में बारिश नहीं होती है ज्वाला में, ये चक्रवात का, समझे। नेक्स्ट चक्रवात हो गया, और इधर ग्रह ग्रह सब, इसके लिए एक अलग से वीडियो को लिंक भेज देंगे आप लोग को। प्रति चक्रवात बादल, चलिए लिखिए बादल। जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो होता है, सबसे कम ऊंचाई वाला जो हम लोग को बारिश में देखने को मिलता है ना, जो बारिश वाला जो बादल होता है वो क्या सफेद दिखता है कि काला दिखता है, जिससे वर्षा होती है, काला। तो उस काला होता, क्योंकि बारिश होता है तो आप लोग देखते होंगे कि काला बादल के पीछे में फिर बड़ा बड़ा बादल दिखता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है ना। तो इसका मतलब कि जो काला हम लोग के सामने दिखता है, तो सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सा बादल है, सबसे कम ऊंचाई। तो हम लोग के सामने जो सबसे कम ऊंचाई है वो बादल कौन सा है, काला बादल, और इसी से फिर वर्षा होता है। वर्षा होने के लिए कौन सा बादल होना चाहिए, हाँ। फिर आएगा स्तरी मेघ, इसको वर्षा मेघ भी कहा जाएगा, स्तरी मेघ, स्तरी मेघ। ये क्षैतिज विस्तार इसका सर्वाधिक है, मतलब वो पूरे ऐसा लगता है कि पूरे जो वायुमंडल में सब में ये फैला हुआ है, तो इसलिए उसको स्तरी में कहा जाता है। और ये क्षैतिज विस्तार इसका क्या होता है, सर्वाधिक होगा। मतलब ये चारों ये देखने को मिलेगा हम लोग का, मतलब एक समान, जैसे ब्लू या पूरा व्हाइट उस टाइप से। फिर कपासी मेघ, उसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग का आएगा कपासी मेघ। तो कपास का जो होता है ना, उसी टाइप से हम लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा मेघ, कपासी मेघ। और इसका सूचक होता है, अगर व्हाइट व्हाइट जो सफेद सफेद दिखता है मेघ, ये कब दिखता है, जब बादल रहता है तब, या पूरा आसमान साफ रहता है तब। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये क्या होगा, आसमान मतलब मौसम, मौसम साफ होने का सूचक है ये, मौसम साफ होने का सूचक है कपासी मेघ। और सबसे ऊंचाई पर होगा उसको पच्छाद, पच्छाद मेघ। एक बार इसका आप लोग इंग्लिश में देखना है तो देख लीजिएगा कि इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में। और इसको मोती का माला भी बोला जाता है, मोती का माला। और ये क्या होगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। टोटल 4 प्रकार का देखें, काली, काला में जहां बारिश होता है सबसे कम ऊंचाई, पूरे क्षैतिज में पूरा विस्तार होगा पूरा आसमान में, वो होगा स्तरी में, क्षैतिज विस्तार सर्वाधिक होगा। कपासी में पूरा आसमान है लेकिन ये कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, कपासी में। और पच्छाद में एकदम पूरा एकदम ऊंचाई पे रहेगा ये, ठीक ना, मोती का माला उसको कहा जाएगा। समझ में आया यहाँ तक।
क्या आवाज है? हो गया ना, थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि कल छुट्टी रखना है, या फिर कल ऐसे ही कुछ कोई। अच्छा, कल 15 को है ना, कल ही टेस्ट है ना, कला और संस्कृति क्या अपरिहार्य कारण से फिर आगे किया जाएगा एक दिन। वो 15 को लिया जाएगा। हाँ, चलिए हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट, वर्षा। आज एक ही दिन में 5 या 6 टॉपिक तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लग रहा है। वर्षा, किस किस प्रकार वर्षा का आप लोग नाम सुने हैं? संवहनीय वर्षा नाम सुने हैं? वो मूसलाधार वर्षा भी मत करिए, इसी का पाठ है वो। पर्वतीय वर्षा, और एक होगा चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा मतलब जो कॉन्टेक्ट, मतलब जो हीट का जब ट्रांसफर होके जो बारिश होगा उसका हम लोग क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा। मान के चलिए कोई एक रांची में बड़ा तालाब है, अचानक बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ गया, तो वहां क्या होगा? पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? पानी गर्म होगा, आसपास में जो मॉइस्चर है वो यहाँ से क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? या फिर रांची के आसपास कहीं बादल इधर से घूमते हुए आ रहे हैं और यहाँ बड़ा सा पानी जल राशि मिल रहा है, तो वहां से क्या करेंगे? पानी को लोग अपने यहाँ बादल अपना एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे कुछ देर संघनन होने के बाद 100% सेचुरेशन हो जाता है, तो फिर आगे जाकर क्या होगा? फिर बारिश होगी। तो इस टाइप से बड़ी जल राशि से तुरंत टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जब पानी को बादल सोख लेते हैं, उसके बाद जो बारिश होती है उसको हम लोग बोलते हैं संवहनीय वर्षा। जो गर्मी के सीजन में जो बारिश होती है वो किस टाइप से होगा? संवहनीय वर्षा। समझ में आ रहा है? ये जल स्तर है, और ये क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। एक ही बार जब वाष्पीकरण होगा, बादल बन रहा है, बादल पहले से बना हुआ तो उसमें पानी की अंश ज्यादा हो गया, जल की अंश आगे सेचुरेशन होगा, फिर उसमें बारिश हो जाएगी। समझ में आ गया? पर्वतीय वर्षा, ये पर्वत है, मान के चलिए पश्चिमी घाट हुआ, या हम लोग के यहाँ दलमा में भी दिखने को मिलता है, जो मतलब जब उसमें बादल यहाँ पे आ जाके टकरा जाता है, तो भले हम लोग का टाटा रांची रोड में कहीं पे बारिश हो कि हो या ना हो बारिश के दिन में, तो रांची का तेमरा घाटी में और जो इधर हम लोग का दलमा वाला एरिया जो रोड है वहां पे बारिश होना फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचा एरिया है, और वहां से फिर वो क्या बोलते हैं, बादल में बादल टकरा जाते हैं किससे? पर्वत से। तो जब पर्वत से टकराने के बाद जो बारिश होता है उसको बोला जाता है पर्वतीय वर्षा। समझ में आया? चक्रवाती वर्षा अभी बताए, जब नीचे से समुद्र से ऊपर चक्रवात होते हुए आता है तो वो होगा हम लोग का चक्रवातीय वर्षा। समझ में आ गया तीनों वर्षा? पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल है? कितना प्रतिशत जल है? 3 चौथाई कि 2 चौथाई? 2 तिहाई। 2 तिहाई जल और 1 तिहाई स्थल, यही तो है ना। जब ये मैं बता रहा हूं तो दिमाग में आप लोग का तुरंत पेंजिया और पेंथालासा में जाना चाहिए था। किस चीज का गया दिमाग वहां? नहीं गया ना, जाना चाहिए था वहां पे। तो जल कितना है?
पृथ्वी में पूरा 2/3 और 1/3 स्थल, यही है ना। महासागर कितने हैं? कितने महासागर हैं? हाँ, 7 महाद्वीप हुआ। प्रशांत महासागर है ना। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, नहीं उसको नहीं, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर और एक कौन सा हुआ? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर। इतना ही है ना। सबसे बड़ा महासागर मैप दीजिए ना। सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा कौन सा है हम लोग का? प्रशांत महासागर। अभी अगर हम लोग देखा जाए तो जो पेंथालासा था, पेंथालासा का रूप कौन सा है अभी? प्रशांत महासागर ही है। मैप आप लोग भी ले लीजिए, ठीक ना। ठीक है। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर किस किस के बीच में है? अटलांटिक महासागर आप लोग लिख लीजिए, ये हम लोग का होगा अमेरिकी, मतलब कौन सा अमेरिका होगा जी? दोनों होगा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका महाद्वीप और एंड अफ्रीका, मतलब अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। और इसको एस प्रकार, ये इसका जो है ना, ये इस टाइप से दिख रहा है, ये इस एरिया में है, तो इसलिए इसको एस प्रकार का महासागर भी कहा जाता है। इसका आकार मतलब किस टाइप से है? एस प्रकार से। हुआ। हिंद महासागर एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर है, एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर है। अंटार्कटिका महासागर, ये अपने एक महाद्वीप या महादेश भी हम लोग मानते हैं इसको। तो एक ऐसा महासागर जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। किसमें? अंटार्कटिका महासागर में जीव नहीं पाया जाता है। आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे उत्तरी भाग में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है ये, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। हिंद महासागर भारत के नाम से हुआ है हिंद महासागर, हिंदुस्तान से हिंद महासागर। समझ में आ गया इतना? सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक गहरा, बड़ा और गहरा, बड़ा होगा तो गहरा भी है, कौन सा? प्रशांत महासागर।
लिखिए महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल की लवणता मिटा दे ना, लिख लिया ना। लिखिए महासागरीय जल की लवणता कितना रहता है 35। लवणता एवरेज कितना रहेगा 35। इसमें 1000 में 35, अगर 1000 ग्राम है तो उसमें 35 ग्राम क्या होगा नमक। ये परसेंट नहीं है ठीक ना, परसेंट होने से सिर्फ ये रहता, ये 100 में होगा इसका मतलब, जबकि यहाँ नीचे 2 होगा तो मतलब 1000 में इतना होगा। तो अगर मान के चलो पानी का अगर 1000 ग्राम है तो उसमें 35 ग्राम केवल नमक होना चाहिए। ये पूरे महासागर की लवणता का औसत है। और सबसे जो सल्ट जो लेक है कौन सा बताइए। क्या मृत नहीं, उससे भी पहले वान सागर, वान जो लेक है झीलें वहां है 330 100 में, और मृत सागर जो है ना वो है हम लोग का 238। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो सल्टी या सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सा है, वान लेक। वान लेक कितना है 330 है। प्रवाल भित्ति क्या होता है, कल बता रहे थे ना मूंगा या परसों कि जो हम लोग हाथ की उंगली में लेते हैं उसी को प्रवाल भित्ति कहते हैं ना। प्रवाल भित्ति ना जो जीव रहता है, जीव और जीव के ऊपर एक शैवाल रहता है ठीक ना, जीव के ऊपर एक शैवाल रहता है ना इंग्लिश, पत्थर और जीव रहता है, जिंदा रहते हैं दोनों, बाद में मरने के बाद वो पत्थर बनता है। तो जो जीव रहता है उसका नाम है मूंगा या प्रवल या कोरल इंग्लिश में कहा जाता है। और इस जीव के ऊपर जो शैवाल रहता है उसको जुजंथुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुजंथली ना, जुजंथली कहा जाता है उसको। जब ये एक दूसरे क्या है सहजीवी है, और जब जुजंथली, जुजंथली के कारण ही रंग होता है, इसके कारण ही रंग बिरंग होते हैं। जीव है, जीव के साथ एक शैवाल रहता है और उस शैवाल को जुजंथली कहा जाता है। और जो रंग बिरंग जो कोरल कोरल में होता है प्रवल में वो जुजंथली के कारण होता है। इसकी शर्त है कि जो प्रवाल होगा ये 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड में ही जिंदा रहता है। और पानी क्या ऐसा पानी होना चाहिए साफ पानी, और ये कम गहराई होना चाहिए, मतलब पानी के अंदर भी सूरज की प्रकाश पहुंचना चाहिए, उतना ही दूर तक ये रहता है। क्या 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए और कम गहराई वाला में होना चाहिए, तभी प्रवाल मिट्टी हम लोग को देखने को मिलता है। समझे।
हाँ, लक्षद्वीप प्रबल भित्ति से ही बना है। हम्म, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है टोटल, उसमें से 10 में लोग रहते हैं। कितना द्वीप है उसमें? लगभग जो जो मेन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था ना वो हम लोग कर लिए हैं। बाकी जो रहेगा उसमें थोड़ा बहुत हम लोग को देख लेना है, उसमें मैं भेज दूंगा ग्रुप में। रॉक वाला थोड़ा मिल रहा है, उसके बाद अच्छा थोड़ा सा टाइम देंगे। जैसे पेंथालासा हुआ या फिर पेंजिया हुआ, तो क्या होगा धीरे धीरे होके, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो अलग अलग ये में डिवाइड हो गया ना, महाद्वीपों में महासागरों में। तो इससे होने के कारण तो उसमें प्लेट जो जमीन के नीचे है, उस जमीन के नीचे जो प्लेट है हम लोग के नीचे, उसका या तो एक दूसरे से करीब आने से टकराते हैं। अगर टकराते हैं तो पर्वत का निर्माण होता है, और अगर एक दूसरे से दूर जाता है तो ये जो स्पेस रह जाता है यहाँ बन जाता है, फिर यहाँ पे फिर महासागर का निर्माण होता है। मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे से करीब आएंगे तो जो भारी रहेगा वो नीचे सबडक्ट होगा कि नहीं होगा, नीचे चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम लोग का पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये एरिया खाली हो जाता है, तो ऊपर से जो जमीन का भाग होता है वो नीचे धंस जाता है, तो जिससे जो स्पेस बनता है और बाद में फिर पानी आकर घिर जाता है, तो महासागर का निर्माण होता है। तो इस टाइप से प्लेटों का जो संचालन होता है वो 3 टाइप से होता है। प्लेटों का संचालन, अपसारी, अपसारी की हिंदी क्या होता है, इंग्लिश? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, अभिसारी, कन्वर्जेंट, और एक होगा समान समांतर, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। कन्वर्ज मतलब क्या हो, एक दूसरे से करीब आना। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से करीब आएंगे तो इस टाइप से जब सिचुएशन आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, अभिसारी प्लेट या कन्वर्जेंट प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्ट दूसरी साइड जा रहे हैं। पैरेलल में मान के चलिए एक प्लेट उधर जा रहा है और एक प्लेट उधर से इधर आ रहा है, लेकिन आपस में टकरा नहीं रहा है, बल्कि पैरेलल में चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। क्योंकि ये जब दो अलग अलग जा रहा है तो एक नया यहाँ पे एक क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं, एक रचना हो रहा है नया चीज, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है, रचनात्मक प्लेट। और इसको क्या ध्वंसात्मक को क्या बोला जाता है, विनाशात्मक, विनाशात्मक प्लेट। अगर बोला जाए पर्वत की उत्पत्ति कैसे होगा, जब कन्वर्जेंट होगा। महासागर की उत्पत्ति कैसे होगा, डाइवर्जेंट। और ये रचनात्मक क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे कटक का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसको हम लोग रचनात्मक प्लेट कहते हैं। और ये जो अच्छा खासा जो जमीन समान था,
अब यहाँ क्या होगा, एक ऊपर उठ गया तो क्या होगा, वो विनाश हो गया। जो प्लेन था, मैदान था, इसलिए इसको विनाशात्मक प्लेट कहा जाता है। समझ में आया? और इस टाइप से जब एक दूसरे से करीब आएंगे तो जो भारी प्लेट होगा क्या होगा, नीचे चला जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जो भारी रहेगा वो नीचे जाएगा कि ऊपर रहेगा? नीचे जाएगा। तो ऐसे में अगर 45 डिग्री में अगर ये वाला अगर 45 डिग्री होता है, कितना डिग्री? 45 डिग्री, तो उसको बोला जाता है बेनी ऑफ जॉन। बेनी ऑफ जॉन, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेनी ऑफ जॉन क्या है। तो जब प्लेटों का अभिसारी संचालन होगा, जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा, तो जब हेवी जो प्लेट है वो नीचे चले जाएगी और हल्का वाला ऊपर, तो उस बीच में अगर 45 डिग्री का अगर एंगल्स बन रहा है तो उसको बेनी ऑफ जॉन कहा जाता है। समझ में आया? और ये इतना नीचे चला जाएगा कि ये मैग्मा में चला जाता है। कहाँ पे? मेंटल में। पहले वाला क्या रहता है, ऊपर पट्टी, मेंटल पे नीचे कोर। तो मिडिल वाला जैसे मेंटल में चला जाएगा, मेंटल में आग ज्यादा होता है तो जो भी प्लेट आता है उसमें भी फिर वो क्या हो जाता है, मतलब वो भी मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। फिर वहां से फिर ज्वालामुखी क्रिया उत्पत्ति होती है। तो ये पूरा कहानी इसमें चलता है, विनाशकारी में। समझे कि नहीं समझे? और एक कौन सा टॉपिक है, चट्टान वाला आप लोग को भेज दूंगा वहां से समझना। सोयल प्रोफाइल मिटा देना। कौन कौन है, ये सब चले गए? झारखंड की कौन सी मिट्टी में मृदा परिस्थितिकाएं नहीं पाई जाती है? हम लोग जिस जमीन पे हैं उसको अगर हम लोग काटते हुए, जैसे केक कैसे काटते हैं, उससे अगर नीचे काटते हुए हम लोग जा रहे हैं एकदम नीचे तक, जहां से मिट्टी की उत्पत्ति हो रही है, जहां से बड़ा बड़ा बोल्डर मिलेगा, तो ये जो पूरा एक सेक्शन होगा उसी का हम लोग क्या बोलेंगे, सोयल प्रोफाइल। तो सबसे पहले जो लेयर होता है उसको ओ लेयर कहा जाता है, ओ स्तर। ओ स्तर क्या है? ये ऑर्गेनिक वाला है। यहाँ पे ह्यूमस मिलेगा। क्या मिलता है? ह्यूमस। ह्यूमस नहीं, क्या होता है, उर्वरक वाला। उर्वरक यहाँ पे मिलेगा, ये ह्यूमस ही बोलते हैं। हाँ, ह्यूमस ही बोलते हैं, ठीक। मतलब जो भूरा भूरा जो मिट्टी, जैसे पेड़ पौधे के नीचे जो भूरा मिट्टी दिखता है ना हम लोग को, वो कौन सा लेयर है? वो स्तर का है। कौन सा? वो स्तर। फिर उसके बाद आएगा ये, क्या जाएगा, और उसके बाद जाएगा बी। लास्ट वाला जो है फिर ये सी स्तर होगा, ओ बी सी। और एक क्या है, बेड स्तर है ना, उसको क्या स्तर बोला जाता है सर? हाँ, ए को फिर 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो A1, A2 और A3, फिर B1, B2 और B3, फिर ये सी स्तर होगा, यहाँ इस टाइप से बोल्डर होगा, और आर में और बड़ा बड़ा एक बोल्डर होता है। सबसे महीन ये वाला रहेगा, एकदम महीन मिट्टी। जो ऊपर आपका हम लोग का जो लेयर मिलता है वो कौन सा लेयर है?
ओ स्तर का लेयर है। फिर ये उससे जस्ट नीचे वाला और A2 वाला जो होता है ना, उसका जो गुण है पानी के कारण वो कहाँ चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, B2 में। कहाँ शिफ्ट होता है, B2 में। तो इसको ज्यादा हम लोग को मेंस में ये टॉपिक है, तो हम लोग बस जानना है कि जो मिट्टी, जैसे ये बड़ा बोल्डर हुआ, उसमें मान के चलो बड़ा बोल्डर हुआ, अब शीत में आप शीत काला है तो शीत यहाँ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, शीत पड़ रहा है, ठंडा हो गया। दिन में फिर क्या होगा, धूप आएगा तो गर्मी होगा, ठंडा गर्मी होते होते क्या होगा, इसकी संरचना में धीमे धीमे जो जड़ जो मतलब जॉइंट है एक दूसरे से, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे में छोटा छोटा इधर या छोटा, फिर हवाओं के कारण भी तो छोटा टुकड़े में विभक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जैसे जैसे विभक्त होगा तो आगे आने वाले लेयर में क्या होगा, इससे और थोड़ा छोटा छोटा बोल्डर होगा कि नहीं होगा, फिर उसके ऊपर में और थोड़ा छोटा छोटा होगा, फिर छोटा छोटा, लास्ट में एकदम क्या होगा, मिहिन वाला होगा। तो ये जो मिहिन मिट्टी है वो यहीं से तो आ रहा है ना, नीचे जो बड़ा बड़ा बोल्डर है उसी से तो यहाँ मिहिन मिट्टी दिख रहा है ना हम लोग को। हाँ, तो इस टाइप से जिस मृदा में रहता है उसको बोला जाता है कि मृदा पारिस्थितिकी पूर्ण रूप से है। लेकिन जोड़ोर मृदा में पूर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि जोड़ोर मृदा जो अगर ये नदी है तो ये यहाँ से बोल्डर ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से, और यहाँ जाके डिपोजिट हो रहा है। जबकि उसका पेरेंट्स जो होगा, ये है पेरेंट्स, PAREN, पेरेंट्स रॉक। मतलब यहाँ जो है इसी का यहाँ ऊपर उठते हुए, जैसे जो यहाँ पे मिलता है इसी का, ये जो बोल्डर है इसी का गुण, तो ये सब छोटा छोटा होके आया है ना, ये नीचे से ही उठ रहा है ना। जो पेरेंट्स रॉक है उसी से मतलब घिसाटे पिटाटे क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा होकर मिट्टी बन रहा है कि नहीं। लेकिन जब जोड़ोर मृदा में क्या होता है कि नदियों के द्वारा या हवाओं के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह मिट्टियों का या अवसादों का निक्षेपण से जो मिट्टी बनता है उसको जोड़ोर मृदा कहता है। तो यहाँ से जो बन के आ रहा है ये मिट्टी, और नीचे उसका पेरेंट्स तो कुछ भी दूसरा टाइप से भी तो हो सकता है ना, होगा कि नहीं होगा। तो क्या इस पेरेंट्स का ये मिट्टी है, इस बोल्डर का ये वाला है, नहीं समझे। ये जो यहाँ पे जो जमाव हुआ, अवसादों का निक्षेप हुआ, और उसी को हम लोग जोड़ोर मृदा कह रहे हैं। जोड़ोर मृदा उसी कह रहे हैं जो इधर से वायु या पानी के द्वारा जो बालू के माध्यम से, पानी के माध्यम से जो आ रहा है गाद, और यहाँ के गड्ढा हुआ तो यहाँ निक्षेप हो गया, मतलब यहाँ रुक गया, वहां और रुक गया, और यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण हो गया। लेकिन उसी को जब हम लोग सेक्शन टाइप से नीचे तक काटेंगे उस एरिया में जहां तक गाद हुआ, क्या बोले यहाँ पे कि स्वयं प्रदेश वो कहते हैं, जैसे केक से ऊपर से नीचे काटने से कैसे मिलता है हम लोग को, एकदम पूरा काटते हैं ना केक को, तो उसी टाइप से ये नीचे तक काटने से ऐसे मिलते हैं मिट्टी का, हम लोग जब नीचे जाएंगे। लेकिन जब ये सोयल जब जोड़ोर मृदा को दूसरे जगह से आकर यहाँ होगा तो नीचे तक काटेंगे तो इसका और इसका में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ रे, नहीं रहेगा। क्या हो रहा है, सब सो के लग रहा है। ये यहाँ इस कलर का होगा ऊपर में, जबकि लाल है, लाल क्यों होगा, क्योंकि ये इधर से है। और जब दोनों में सेम नहीं होता है तो इसलिए बोला जाता है कि मृदा पूरी तरीके से, मतलब मृदा परिस्थिति का विकास नहीं हुआ है जोड़ोर मृदा में, इसीलिए कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का जियोग्राफी जितना जरूरत था कोई भी वनडे एग्जाम के लिए उतना हम लोग पढ़ लिए हैं। बाकी समय समय पे कुछ होगा, जैसे मेन पॉइंट या कुछ न्यूज में आएगा तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम लोग फिर से भेजेंगे ग्रुप में या यूट्यूब में डाल देंगे, समझे।